दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, आपका अपने चैनल गुलशन सैनी स्टडी चैनल में स्वागत है। देखिए, पहले मैंने जो है हाफ ईयरली जो एग्जाम का पेपर बनाया था वो आपका बहुत अच्छा गया है। बहुत से बच्चों ने कहा सर प्री बोर्ड और बोर्ड का पेपर भी बना दीजिए। तो आपकी जोरदार मांग पे मैं जो है प्री बोर्ड का पेपर बना रहा हूँ। ये देखिए, आपके बोर्ड में भी काम आएगा, प्री बोर्ड में भी काम आएगा। आपको अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करना है। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट। प्री बोर्ड परीक्षा, विषय हिंदी, कक्षा 10, पूर्णांक जो है 70 अंक का है। निर्देश निर्देश आप अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, नंबर 1, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप खूब अच्छे तरीके से प्रश्न पत्र को पहले पढ़े, समझे कि क्या प्रश्न है और क्या उत्तर देना है इसका। फिर नंबर 2, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। इसके 2 पार्ट हैं, खंड ए और खंड ब। नंबर 3, खंड ए में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिनके उत्तर OMR शीट उत्तर पत्रक पर देने हैं। यह आपको रिटर्न नहीं करना, बल्कि जो है OMR शीट है, उसमें 20 जो है एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, ABCD, वो आपको काले करने हैं, जो भी आपको उत्तर सही है। फिर देखिए, निर्देश नंबर 4, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक डिस्क्रिप्शन प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक जो है अंकित है। जितने भी अंक है उसके सामने दिए गए हैं। अब देखिए, चलते हैं खंड ए की ओर। बहुविकल्प प्रश्न है। मैं साथ साथ इनके आपको उत्तर भी बताता चलूंगा। आप अच्छी प्रकार से ध्यान से देखते चले, इसको ध्यान से सुने। देखिए, नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। नंबर 2, कुटुज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। फिर है नंबर 3, गए उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। नंबर 4, डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार है। तो हमारा उत्तर जो है ऑप्शन जो है ख से जो है कुटुज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक हैं। क गुलाब राय, ख वियोगी हरि, और गह है श्याम सुंदर दास, धर्म और गह है धर्मवीर भारती। देखिए, उत्तर हमारा क जो है सही जो है गुलाब राय, इनकी आत्मकथा है। नंबर 3, आवारा मसीह के रचनाकार हैं। कौन है? क मोहन राकेश, ख विष्णु प्रभाकर, ग वृंदा लाल वर्मा, और ख है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ऑप्शन जो हमारा ख सही होगा, विष्णु प्रभाकर ने जो आवारा मसीहा लिखा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। तो क उसने कहा था, ख इंदुमती, ग मैलांचल, और घ जो है शेखर एक जीवनी। तो ये मैलांचल हो जाएगा, ग हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आंचलिक उपन्यास है, ध्यान रखना इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा और संस्कृति की विधा है। कौन सी विधा है देनी? उपन्यास, निबंध, यात्रावर्त, कहानी। तो ये संस्कृत शिक्षा और संस्कृति निबंध है, याद रखना आप अच्छी प्रकार से। नंबर 6, छत्रसाल दशक के रचयिता है। मतीराम, भूषण, पद्माकर, घनानंद। तो ये भूषण इसके जो है उत्तर जो है हमारा ख से हो जाएगा, ऑप्शन ख से जो है भूषण इसके छत्रसाल के दशक के जो है रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता है। तो क धर्मवीर भारती, ख भवानी प्रसाद मिश्र, गए अगे, और घ गिरिजा कुमार माथुर। तो ऑप्शन हमारा जो है गए सही हो जाएगा, अगे जी द्वारा रचित है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। लोकायतन रचना के रचनाकार हैं। तो क सुमित्रानंद पंत जी, और ख जयशंकर प्रसाद, ग महादेवी वर्मा, और घ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो है क सही हो जाएगा, सुमित्रानंद नंदन पंत जी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रिय प्रवास रचना के रचयिता है। देखिए, प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, याद रखना, अयोध्या प्रसाद जी द्वारा रचित है। तो इसका ऑप्शन जो है पहला ही हो जाएगा। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके जो है रचनाकार है। ये महाकाव्य है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। महादेवी की रचना का नाम बताइए। पथिक, निर्जा, मिलन, मुकुल। तो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। 11 की ओर बढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिजाई में अलंकार है। देखो, जहां पे योजक चिन्ह होगा वहां पे 90% रूपक अलंकार होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ख सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण, करुण का मतलब रोने से है, तो रोना का मतलब जब शोक होता है तो इसका जो है स्थायी भाव हो जाएगा शोक हो जाएगा। ये जो है उत्साह वीर रस का है, हास हास्य रस का है, और रति जो है श्रृंगार रस का है। ध्यान रखना अच्छी प्रकार से। देखिए 13 सोल्टा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती है? देखिए पहले और तीसरे में 11-11 है, दूसरे और चौथे चरण में अर्थात विषम चरण में 13 मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अनुकरण शब्द में उपसर्ग है। देखिए इसमें अनुकरण में पहला जो लिखा हुआ है ये उपसर्ग है, उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। अग्नि शब्द का तद्भव होगा। देखिए अग्नि इससे मिलता जुलता शब्द क्या है? आग है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। दूध का तत्सम होगा। दूध का तत्सम होगा दुग्ध। फिर क्वेश्चन नंबर 17, पीताम्बर शब्द में समास है। देखिए पीताम्बर में समास है, पीले वस्त्र हैं जिसके, तो इसमें हो जाएगा विशेषण विशेष्य होता है या उपमेय और उपमान होता है, कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से पुष्प का पर्यायवाची है। उसका पर्यायवाची है फूल, इससे मिलता जुलता है फूल है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। युष्मभ्यम सर्वनाम का व्यक्ति एवं वचन बताइए। देखिए इसमें कै चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन, ख पंचमी व्यक्ति एक वचन, गय तृतीय व्यक्ति बहुवचन और घय षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, तो इसमें ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये देखिए हमने जो है बहुविकल्प प्रश्न जो है हमने 20 जो है एक नंबर के देखे, आप इन्हें अच्छी प्रकार ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं खंड ब की तरफ। वर्णात्मक प्रश्न है इसमें। देखिए गद्यांश दिया हुआ है 21 में, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 3 प्रश्न है इसमें, 2-2 नंबर के हैं। ये गद्यांश दिया हुआ है। देखिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह प्रस्तुत गद्यांश हमारे पास पाठ्य पुस्तक गद्य खंड से मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रेखांकित अंश का संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का है अंडरलाइन जिनके नीचे हुई है, यहां तक जो है अंडरलाइन है, तो यहां तक देखेंगे। देखिए इसमें लेखक ने बताया है, आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए बुरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति एवं स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी हर लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं तथा वह उचित अनुचित, अच्छे बुरे का भी विवेक खो देता है। मानव जीवन में युवा अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। कुसंगति किसी भी युवा पुरुष को की सारी उन्नति व प्रगति को उसी प्रकार बाधित कर देती है जिस प्रकार व्यक्ति के पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर, चक्की मतलब पत्थर, उसको आगे नहीं बढ़ने देता बल्कि उसकी गति को अवरुद्ध करता है। उसी प्रकार कुसंगति भी हमारे विकास व उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करके अवनति के पल की ओर धकेल देती है तथा दिन प्रतिदिन विनाश की ओर अग्रसर करती है। दूसरी ओर यदि युवा व्यक्ति की संगति अच्छी होती है तो वह उसको सहारा देने वाली बाहु मतलब भुजा के समान होगी, जो अवनति के गर्त में गिरने वाले व्यक्ति की भुजा पकड़कर उसे उठा देती है तथा सहारा देकर के खड़ा कर देती है और उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर करती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुसंग की तुलना किससे की गई है? तो
कुसंग की तुलना एक घातक बुखार से की गई है जो मनुष्य के स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। देखिए ये वाला गद्यांश या ये वाला, आगे देखेंगे हम। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में ही होता रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए। राजनीतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भाव ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रण भी। देखिए पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है, तो इसमें वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य को अद्भुत एवं अतुलनीय शक्ति प्रदान की है, किंतु विज्ञान से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग मानव द्वारा उचित रूप में नहीं किया जा रहा है। जहां एक और मनुष्य विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग अपने तथा समूह के विकास व उत्थान में करता है, वहीं दूसरी ओर दूसरे व्यक्ति एवं दूसरे समूह को गिराने के लिए करता है। मनुष्य की इस प्रवृत्ति को देखते हुए हमें कुछ ऐसे साधनों का निर्माण करना होगा जिसमें समाज एवं राष्ट्र में ऐसी भावना जागृत हो सके जिसमें विज्ञान की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। यदि विज्ञान की शक्ति पर नैतिक मूल्यों का नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा तो मानव के लिए हितकारी सिद्ध नहीं हो सकेगा। नैतिक अंकुश, अंकुश का मतलब बंधन, बंधन के माध्यम से विज्ञान को असीमित शक्ति जो है सीमित हो सकती है और उसका उपयोग विनाश के स्थान पर निर्माण के लिए किया जा सकता है। देखिए आप विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग को देख रहे हैं। इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। ये विज्ञान का शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है वहां पर। एक क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? तो विज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति या समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति या समूह को गिराने में किया जा रहा है। एक और तो उत्कर्ष हो रहा है, दूसरी ओर उसको गिराया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए पद्यांश है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन कुंज की छाई, प्रातः समय माता जसुमती अरुण नंद देखी, सुख पावत माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदुनाथ। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखते हैं। तो उपयुक्त पद्यांश हमारे काव्य खंड के सूरदास जी के पदों से लिया गया है। अब देखिए नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश ये है हमारा अंडरलाइन जहाँ पे हुई है। तो उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि उद्धव मुझे ब्रज जो है किसी प्रकार से मैं बिसार नहीं पा रहा हूँ, भुला नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन में गोकुल वन, वन और उपवन जो कुंजों की गाढ़ी छाया थी, गहरी छाया थी, उसको मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। प्रातः समय माता यशोदा और नंद को देख करके मुझे बहुत ही सुख मिलता था, मैं बहुत प्रसन्न हो जाता था उन्हें देख करके। इस प्रकार से इसकी व्याख्या कर देंगे। अब देखिए प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? देखो यहाँ पे बै आ रहा, बै और आ रहा है, दोनों जगह बै बै आ रहा है। यहाँ पे बै वर्ण की आवृत्ति होती है और जो है यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और देखिए यहाँ पे धनी धनी, धनी धनी पे जो है जहाँ पे दो शब्द एक जैसा है कि उनका अर्थ एक जैसा हुआ, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कौन कौन से? एक तो जो है अनुप्रास अलंकार, दूसरा जो है वह है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। आगे पद्यांश की ओर रानी में जानी अजानी, महापवि पावन होते कठोर हियो है, राजदू काम अकाज न जानियो कहियो, तिनको जिन कान कियो, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिर में सकी राखी वे जोग इन्हें किमी के वनवास दियो है। तो उपयुक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से लिया गया है और ये जो है वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है और इसमें जो है कवितावली
के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसके रचयिता जो है तुलसीदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें जो है श्री राम सीता लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। उन्हें देख करके गांव की स्त्री आपस में वार्तालाप कर रही है। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि मुझे ज्ञात हो गया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है। वह पत्थर से भी अधिक कठोर हृदय वाली नारी है, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय तनिक भी दया नहीं आई। और दूसरी ओर वे राजा दशरथ को भी बुद्धिहीन समझकर कहती है कि राजा दशरथ ने उचित अनुचित भी विचार नहीं किया। उन्होंने भी पत्नी का कहा माना और उन्हें वन भेज दिया। देखिए प्रस्तुत पद में गांव की स्त्रियां आपस में क्या वार्तालाप कर रही है। तो प्रस्तुत पद में गांव की स्त्रियां श्री राम और लक्ष्मण को वन में जाते हुए देख करके तो वार्तालाप कर रही है कि ये तीनों कितने सुंदर है और इनको किसने वनवास दिया है। इनसे बिछड़ करके प्रियजन अर्थात वेदवासी कैसे जीवित रहे होंगे। देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये भारतीय संस्कृति से जो है हमारी जो है संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक जो है टाइटल से लिया गया है, पाठ से लिया गया है। देखिए ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाश्च केंद्रम स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एवं संस्कृत वागमस्य संस्कृति च आलोके सर्वत्र प्रसरते मुगल युवराज दाराशिको अतलागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैला। मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ करके भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सैतेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत्। वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदा में अनुवाद फारसी भाषायां करिते कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना है आपने। अथवा देखिए वाराणस्याम प्राचीन काले कालादेव गेह गेह विद्या दिव्यम ज्योति होते थे। तो वाराणसी में प्राचीन काल में घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश चमक रहा था। ये चमकता था। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा संस्कृतम प्रवहति। आज भी यहाँ पर संस्कृत की जो है वाणी की धारा निरंतर प्रभावित है, यानी कि निरंतर बह रही है। जनानाम ज्ञानच्च वर्धति। चमन और लोगों के जन्म लोगों के ज्ञान को वर्धन करती है, ज्ञान को बढ़ाती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसे वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान और वैदिक साहित्य वाङ्मय में वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में पढ़ने और पढ़ाने में इस समय लगे रहते हैं, अर्थात घिरे रहते हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गिर्वाणमान्य अध्ययन अध्यापने च इदानी अकजंती। न केवल भारतीय अपितु विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के गिर्वाणमान्य अध्यापन यानी कि संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के च इदानी आगच्छन्ति निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति। और बिना शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृति विश्वविद्यालय से काशी विद्यापीठम इत्र तेते त्रिय विश्वविद्यालय संति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां ज्ञानच्च विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान और विज्ञान विषय का अध्ययन चलता है। प्रचलित माने चलता है, लेकिन 2 में से एक करना है। ऊपर पहला बताया था वो या यो संदर्भ सहित।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये देखो 5 नंबर का आता है। देखिए इसका संदर्भ भी देना है और जो है इसका जो है हिंदी अनुवाद भी करना, व्याख्या भी करना। देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भावेत्। ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है। देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्व सभी जो है सुखी होए, सर्वे सन्तु निरामया सब जो है रोग रहित होए, किसी को रोग न होए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी कल्याण को देखे, मां माने नहीं, कश्चित दुख भाग भवेत् किसी को किसी प्रकार का कोई दुख न होए। देखिए सभी सुखी होए, सभी रोग रहित होए, सभी कल्याण को देखे, किसी को किसी प्रकार का दुख न हो। ये वाला या जो है ये वाला जो है उसका है वीर वीर है वीरेण पूज्यते, ये उस पाठ से लेगा। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयते समो वीर 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 भाव ही वीरता। बंधन हो मरण हो जय हो या पराजय हो, उभयते उभयते मैंने दोनों में, समय मैंने समान, वीर है समान दोनों में वीर है। तो चाहे बंधन हो चाहे मरना हो अथवा जय हो पराजय हो, जीत हो या हार हो, जो वीर लोग रहते हैं दोनों में समान रहते हैं। वीर वीर भाव ही वीरता, वीर की भावना ही वीरता कहलाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। ये अपने पठित, जो भी आपके क्षेत्र में जो भी लग रहा हो, जिस जिले में जिस जनपद में जो भी खंड काव्य लग रहा हो, आपको उसी का उत्तर देना है। देखिए अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का आता है। देखिए मुक्तिदूत खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। आपके क्षेत्र में जो भी लगा हो आपको वो देखना है केवल अपना। फिर है अथवा, इनमें दोनों में से एक करना जो 3 नंबर का है। मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। नंबर 2 चलते हैं। अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अथवा अग्र पूजा खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नंबर 3 देखिए चारित्रिक विशेषता या चरित्र चित्रण एक ही चीज होता है। नंबर 3 में मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा संक्षेप में लिखिए। अथवा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर नायक महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। जय सुभाष खंड काव्य की कथा, देखिए कथा, कथा वस्तु, कथानक ये सारी चीजें एक ही है, संक्षेप में लिखिए। अथवा जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक सुभाष का चित्रण कीजिए। देखिए नायक आए या आगे नाम दे दे उसका। ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। कथा वस्तु कथानक आदि। अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अथवा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए कर्ण खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। अथवा कर्ण खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र नायक, प्रमुख पात्र कहते हैं नायक, बात यह की कर्ण की चारित्रिक की विशेषताओं को लिखिए। देखिए कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर जो है संक्षेप में कथा वस्तु लिखिए। अथवा कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र नायक अथवा नायक भरत का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए तुमुल खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अथवा तुमुल खंड काव्य के आधार पर नायक लक्ष्मण का चित्रांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। देखिए तो खंड काव्य थे, तो अपने क्षेत्र के आधार पर है, वो उनमें से एक करना है आपको। आप क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्या दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों याद कर लेनी है, एक आपको आ जाएगी इनमें से। देखिए पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी अलग से भी एक वीडियो बनाए गए, वो देख लेना आप। नंबर 2 जयशंकर प्रसाद और नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें से एक अवश्य आएगी। क्वेश्चन जो है 26 का ख पार्ट देखते हैं। दिए गए कवियों में से एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का भी उल्लेख कीजिए। ये 5 नंबर का और ये भी। देखिए सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास और रसकान, तीनों याद करेंगे, एक आपको आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ती है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ
कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। देखिए 2 श्लोक याद करेंगे और याद करने के बाद उन्हें बार बार लिखेंगे और उनका मिलान कर लेंगे, तब आपका पक्का है 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मगर याद करने के बाद उसको लिख के देखना और मिलान करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो है प्रार्थना पत्र लिखना होता है। आपके मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये शिकायती पत्र कहलाता है, जिसमें शिकायत की जाती है। अथवा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए एक जो है आवेदन पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखिए आपके जो संस्कृत खंड है उसी के पाठों में से प्रश्न दिए गए हैं। देखिए पहला है चंद्रशेखर कैसी, तो शॉर्ट में आंसर लिख देंगे क्रांतिकारी। वैसे देशभक्त क्रांतिकारी है, परंतु आप क्रांतिकारी लिख देना, इतना में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वाराणसी कस्य नगरी कस्या नद्या कुले स्थित है। वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गंगा। कस्या की जगह गंगा लिख देगा, हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे कै की जगह क्रांतिकारी लिख देगा, उत्तर में पूरा चंद्रशेखर क्रांतिकारी आसित है। वाराणसी नगरी जो है गंगा नद्या कुले स्थित। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है। कुत्र मरणम मंगलम भवती, कहां पर मरना मंगल होता है? कुत्र की जगह वाराणस्याम यहाँ रख देंगे ये, और इसके आगे मरणम मंगलम भवती। फिर देखिए वीरह केन पूज्यते, तो जैसे ही जो उत्तर लिखिएगा वीर है, केन हटा करके वीरेन लिख देंगे पूज्यते, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इतने विषय हैं, इनमें से एक पे लिखना है। ये मैंने बहुत ही जो है अच्छे निबंध लिख रहे हैं, उनमें से लाजमी आएगा। देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप नंबर 1। नंबर 2 है स्वदेश प्रेम। नंबर 3 है प्रदूषण की समस्या और समाधान। नंबर 4 है बेरोजगारी की समस्या और समाधान। नंबर 5 है जीवन में अनुशासन का महत्व है। ये जो है या ऐसे भी आ सकता है, छात्र के जीवन में अनुशासन का महत्व है, ऐसे भी दे सकते हैं, ये वही है। और स्वदेश प्रेम भी इंपॉर्टेंट है। विज्ञान वरदान या अभिशाप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्री बोर्ड का पेपर था, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कीजिए, इसका लाभ आपको बोर्ड की परीक्षा में मिलेगा। वैसे बोर्ड की परीक्षा का अलग से पेपर आपको बताया जाएगा, परंतु आप जो है प्री बोर्ड का पेपर भी बहुत सावधानी से करना है, इसको अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।